हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरुण कुमार और एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं वाइंग लाइव लर्निंग में। सो गाइस, जो बच्चे सीटेट के एग्जामिनेशन का वेट कर रहे थे उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि जनवरी 2021 में नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि डेट आ चुकी, एग्जाम डेट आ चुकी है। किसके लिए? सीटेट के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है गाइस, तो अब आज से मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा हूं? मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आ रहा हूं इंग्लिश पेडागोजी की। कौन से प्लेटफॉर्म पे? वाइंग लाइव लर्निंग पर। ठीक है, यहां पर प्लेटफॉर्म है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आपको और कोई इंक्वायरी चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं पेडागोजी के। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। ऑलराइट गाइस, पहला हम लोग का क्वेश्चन है, मैं पहले लैंग्वेज के चैप्टर से ही आप लोगों को बेसिकली क्वेश्चन ले रहा हूं। तो चलिए वन बाय वन थोड़े क्वेश्चन यहां से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रामर शुड बी टॉट बाय। अब चार आप लोगों को यहां से ऑप्शन है और क्वेश्चन कहता है कि बच्चे को ग्रामर किस तरह से पढ़ाई जाए। राइट, चार में से पहला ऑप्शन मुझे कह रहा है गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, enabling practice in context, asking student to learn rules, making learners do written assignment। तो चलिए, जब मैं लैंग्वेज पढ़ाने की बात करता हूं तो लैंग्वेज में आप लोग एक चीज देखिए कि ऑब्वियसली ग्रामर में क्लियर एक्सप्लेनेशन बच्चे को देगा टीचर, तो अपनी तरह से देगा, लेकिन जरूरी नहीं कि बच्चा उस एक्सप्लेनेशन को समझ ही पाए। तो ये ऑप्शन तो मेरे लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड मेरे पास ऑप्शन है अनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो बच्चे को पढ़ाया गया है उस बच्चे को उस कॉन्टेक्स्ट में ही क्या करवाई जाए? प्रैक्टिस करवाई जाए, विच इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, तो ग्रामर यहां पर बच्चे को किस तरह से पढ़ाई जानी चाहिए? ग्रामर पढ़ाई जानी चाहिए कॉन्टेक्स्ट की प्रैक्टिस के साथ। ठीक है गाइस, बाकी यहां पर ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न रूल्स। भाई रूल्स अगर लर्न कर लेगा इट्स अ डिफर थिंग, लेकिन रूल्स लर्न करने के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसको लैंग्वेज यूज करना आ ही जाए ठीक से। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा क्या करना है? आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन को ही फोकस करना है। और बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है या तो तीन ऑनवर्ड आउट निकाल लो, यानी कि कौन से जो आप लोग के ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। राइट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बात करते हैं हम लोग के इंग्लिश साउंड से। आपको बता दूं, इस टॉपिक से अमूमन हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्वेश्चन कहता है देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश, आउट ऑफ दीज हाउ मेनी साउंड्स आर वाउल्स एंड हाउ मेनी आर कॉन्सोनेंट्स। तो जो बच्चे मेरे ऑफलाइन क्लास के ले चुके हैं उन लोगों को पता है, मैं ये चीज कवर करवा चुका हूं बहुत बार। तो देखिए, जब मैं इंग्लिश साउंड की बात करता हूं तो 44 साउंड्स हमारे पास होते हैं। इन 44 साउंड्स में से हम लोग दो पोर्शन डिवाइड करते हैं, एक होता है कॉन्सोनेंट्स का और एक होता है वाउल्स का। ठीक है गाइस, 44 में से हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 20 वाउल्स होते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जब मैं साउंड के बेसिस पे बात कर रहा हूं, मैं रिटर्न बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूं। आप सब लोगों ने पढ़ा है कि रिटर्न बेसिस पे हमारे 5 वाउल होते हैं, राइट, और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर आप लोगों से पूछ ले किसके आधार पर? 44 साउंड्स के आधार पर। इन 44 साउंड्स की टेक्निक को हम लोग कहते हैं फोनोलॉजी। एक और कॉन्सेप्ट यहां से ध्यान रखना। ठीक है गाइस, तो अगर वो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को घुमाना चाहता तो आप लोग से सीधा पूछ सकता था कि अकॉर्डिंग टू फोनोलॉजी इन इंग्लिश हाउ मेनी टाइप ऑफ वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स डू वी हैव। ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा कि मैंने क्वेश्चन कैसे दिया यहां पर। तो या तो 44 साउंड के बेसिस पे पूछ लेगा या तो फोनोलॉजी को पूछ लेगा। और फोनोलॉजी का सीधा सीधा अर्थ होता है, किसकी बात कर रहे हैं भाई? साउंड की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, तो जब भी एग्जामिनर फोनोलॉजी की बात कर रहे हैं तो फोनोलॉजी मतलब साउंड। तो आंसर क्या होगा? मैंने अभी यहां पे आप लोगों को डिस्कशन यहां पे कर दिया। तो देखो, एक एग्जांपल है 5 39 नहीं होगा, 22 22 नहीं होगा, 10 34 नहीं होगा। विच इज द करेक्ट आंसर? यस, ऑब्वियसली द फर्स्ट वन। 24 क्या है? वावल्स। ध्यान में रख लीजिए, बिल्कुल गांठ मार लीजिए। और 24 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, साउंड के आधार पर। चलिए आगे चलते हैं।
सो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से गाइस, क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में इंग्लिश के स्टेटस को लेकर कौन सा जो ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं वो सही नहीं है। चलिए वन बाय वन आप लोगों के लिए मैं ऑप्शन जरा पढ़ देता हूं। पहला ऑप्शन कहता है इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज। और जरा ध्यान देना कि भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है, किसी ना किसी कंट्री में तो बोली जाती होगी ना, तो जिस कंट्री में बोली जाती है वहां के लिए तो नेटिव लैंग्वेज हो गई, है ना। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश एज अ हेरिटेज लैंग्वेज। चलो इस ऑप्शन को अभी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, अब जिन कंट्रीज में इंग्लिश को बोला जाता है वहां के लिए वो नेटिव लैंग्वेज हुई, लेकिन जिन कंट्रीज में इंग्लिश को नहीं बोला जाता उन लोगों के लिए फॉरेन लैंग्वेज हो गई। ठीक है गाइस, चलिए एक और ऑप्शन यहां पर देख लेते हैं, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, अब जो लोग इंग्लिश को स्टडी करते हैं यानी कि इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज हो गई। तो यहां पर इसने क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सच्चाई नहीं है। आप देखो यहां पर गाइस नेटिव लैंग्वेज होगी, डेफिनेट होगी, लेकिन यहां पर ये और ये तीनों गलत होगा। इसने तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंग्लिश एज अ हेरिटेज लैंग्वेज, आंसर इसका बी होने वाला है। ठीक है, तो दोबारा रखना, बार बार बता दूं, अगर आप लोगों को एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज इंग्लिश फॉर यू, ठीक, तो आप लोगों के लिए सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है, या टारगेटिंग लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू पेडागोजी। और एग्जामिनर बहुत बार ऐसा नहीं कि आपको पूरा दे देगा, टारगेटिंग लैंग्वेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं टीएल से, सेकंड लैंग्वेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं एसएल से, ठीक है, या L2 से। ठीक, तो ये तीनों जरा पॉइंट ध्यान रख लेना, एग्जामिनर शॉर्ट फॉर्म देकर भी आप लोगों को क्वेश्चन कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेरी। ओके गाइस, हमारी नेक्स्ट क्वेरी है द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नोन एज। यानी कि जब आप शब्दों की बात करते हैं और उनके मीनिंग के साथ रिलेशन की बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन फिर से मेरे पास है, इंपॉर्टेंट है, चारों जरा समझिएगा। क्या इसको सिमेंटिक्स कहा जा सकता है, क्या इसको लिंग्विस्टिक कहा जा सकता है, या क्या हम इसको फोनेटिक्स कह सकते हैं या सिंटेक्स कहते हैं। अब देखिए बारी बारी समझना कैसे एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन घुमा सकता है। मैं आपको सिंपली बताऊं, इसी क्वेश्चन को आप कई तरह से यूज कर सकते हैं। देखो जब हम इसने पूछा द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, तो शब्द और उसके मीनिंग की जब बात होती है तो वर्ड के साथ जब मीनिंग की बात करते हैं सो इट्स अ सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब होता है अर्थ, ठीक है गाइस, सिमेंटिक का मतलब क्या होगा, अर्थ। जब मैं लिंग्विस्टिक की बात कर लूंगा तो ये पूरी भाषा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब मैं फोनेटिक्स की बात कर रहा हूं तो अभी मैंने बताया फोनोलॉजी, फोनेटिक्स निकला है फोनोलॉजी से, किसकी बात करेगा, साउंड की बात करेगा। तो अगर इसने ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया होता, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर साउंड्स, अब देखो मीनिंग की जगह अगर साउंड कर देता तो उसका आंसर चेंज हो जाता। उस कंडीशन में आप लोग आंसर क्या लगाते, उस कंडीशन में आप लोगों को आंसर लगाना पड़ता फोनेटिक्स, ठीक है। चलिए एक और तरह से देख लेते हैं, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया होता द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर स्ट्रक्चर या रूल, तो रूल या स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिंटेक्स। देखो एक ही क्वेश्चन को कई तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है भैया, तो ध्यान रखना, ठीक है। दोबारा बता दो, जब भी मीनिंग की बात होगी तो सिमेंटिक आएगा, रूल या स्ट्रक्चर की बात होगी तो सिंटेक्स आएगा, और साउंड की बात होगी तो फोनेटिक्स या फोनेम आएगा, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है एटिमोलॉजी। देखो ध्यान रखना कि जिस भी शब्द के साथ आपका लॉजी जुड़ा होगा सो लॉजी क्रिएट्स साइंस या स्टडी। तो यहां पर हम अध्ययन से या साइंस की बात कर रहे हैं, तो यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया एटिमोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटिमोलॉजी। सो एटिमोलॉजी, तो मुझे लॉजी से तो समझ आया कि साइंस की बात कर रहे हैं, बट कौन सी साइंस होती है, क्या ये साइंस ऑफ पेडागोजी होती है, ठीक है, क्या साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज होगा, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, या साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। चलिए
आपने ध्यान रखना होगा कि जब आप डिक्शनरी देखते हैं तो डिक्शनरी में आप लोगों को मिलता है कि इस शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई है या उस शब्द का ओरिजिन किस तरह से हुआ है। तो शब्दों के उत्पत्ति की विज्ञान को, यानी कि शब्दों के उत्पत्ति के साइंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग एटमोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखना, किसको? ओरिजिन ऑफ वर्ड। हाँ जी गाइस, क्लियर हुआ? ओरिजिन ऑफ वर्ड इज नोन एज एटमोलॉजी। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग। एक जो शब्द होता है वो अपना मीनिंग किस तरह से प्राप्त करता है, या शब्द का मीनिंग किस तरह से निकाला जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन है इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट। क्या कॉन्टेक्स्ट से हम लोग मीनिंग निकालते हैं? फ्रॉम डिक्शनरी ओनली। क्या डिक्शनरी में जो मीनिंग दिए गए हैं उसी के आधार पर आप शब्दों के मीनिंग निकालते हैं? स्पेलिंग, क्या स्पेलिंग के आधार पर आप मीनिंग निकालते हैं? या फ्रॉम इट्स ओरिजिन। पहले वाले क्वेश्चन से, एटिमोलॉजी वाले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि कभी भी शब्द का मीनिंग लेना होता है तो वो हमेशा उसके ओरिजिन के बेस पे होता है। ठीक है, अब एक और यहां पे बात कर लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ वर्ड या डिस्कवरी ऑफ वर्ड को एक शब्द दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है, कॉइनिंग। बच्चे जरा नोट कर लीजिए इस चीज को, कॉइनिंग एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो या तो आपको क्या दे देगा? ओरिजिन ऑफ वर्ड दे देगा, या ओरिजिन ऑफ वर्ड के स्थान पर क्या दे देगा? कॉइनिंग भी दे सकता है। कॉइनिंग का मतलब होता है डिस्कवरी ऑफ वर्ड या फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड। और आप लोगों को यह चीज पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा कॉइनिंग किसने की है? बहुत फेमस नाम है इंग्लिश लिटरेचर का। यस, सबसे ज्यादा कॉइनिंग की है शेक्सपियर ने। ठीक है, यस, 15th सेंचुरी के अराउंड शेक्सपियर बहुत फेमस थे अपने लिटरेचर को लेकर। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो, यानी कि जो मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड है, तो मॉडर्न इंग्लिश के पीरियड में सबसे ज्यादा कॉइनिंग जो करी गई है शब्दों की, वो शेक्सपियर द्वारा की गई है। इस बात को इंपॉर्टेंटली समझ के रखिएगा। ठीक है गाइस, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि किसी भी शब्द का जो मीनिंग आता है वो उसके कॉन्टेक्स्ट से नहीं आता, डिक्शनरी से नहीं आता, स्पेलिंग से नहीं आता। कहां से आता है? उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, कहां से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज हु आर। भैया पहली जनरेशन के लर्नर्स कौन होते हैं? ठीक है, कौन होते हैं? जो आपके फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कहलाते हैं। ठीक है, इस वर्ड को नोट करिए। कमिंग फर्स्ट टाइम टू स्कूल टू सीक एडमिशन। क्या वो लोग जो एडमिशन के लिए पहली बार स्कूल में आते हैं? राइट, लर्निंग हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम, लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। दो ऑप्शन में हम लोग फंसे हुए हैं अब, या तो पहला या तो लास्ट। ठीक है, आप लोग के घर में छोटे बच्चे होंगे। आप जब छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले आप घर में उसे बच्चे को सिखाते हैं। घर में सिखा, आजकल तो वैसे भी टेस्ट होते हैं भैया, है ना? आप देखिए, आप एज्यूम करिए आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है और उस छोटे बच्चे को आपने क्या करना है? आपने एडमिशन दिलाना है। ठीक है, तो एडमिशन दिलाने के लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को डर हो जाएगा। पेरेंट्स को ही ये डर हो जाएगा कि भाई अब मैं एडमिशन कैसे दिलाऊं। क्यों? क्योंकि एडमिशन दिलाने जाना भैया, डोनेशन तो अलग बात है, लेकिन बच्चे का टेस्ट, और आजकल तो माँ बाप का भी टेस्ट होने लगा है ना? तो आजकल बच्चे तो छोड़ो, माँ बाप भी तैयारी करते हैं एडमिशन के लिए कि भैया चलो ठीक है, पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग तैयारी कर लेते हैं, उस फला स्कूल में जाना है, बच्चे का एडमिशन कराना है। ठीक है, तो बच्चे का भी टेस्ट होगा और माँ बाप का भी टेस्ट होगा। राइट, बचपन में टेस्ट जो दिए वो दिए, अब बच्चे के एडमिशन के लिए भी टेस्ट देना पड़ रहा है माँ बाप को, है ना? चलिए, तो जब आप बच्चे को पहली बार कहां एडमिट कराने क्या कराते हैं? घर के माहौल से निकलकर जब बच्चा स्कूल के माहौल में एंटर करता है, तो ऐसे बच्चे को आप कहते हैं द फर्स्ट जनरेशन लर्नर। ठीक है, तो आंसर आपका लास्ट होगा, द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल। ठीक है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने कितने बच्चों के घर में फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है, छोटे बच्चे जिनका अब एडमिशन स्कूल्स में होने जा रहा है, तो इसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आगे बात करते हैं। अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स। एक अच्छे पैराग्राफ लिखने के लिए
क्या इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स है जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं एक अच्छे पैराग्राफ राइटिंग के लिए, राइट? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सॉरी पंक्चुएशन मार्क्स, आइडिया चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए और कोहेरेंस चाहिए, फ्लावरी लैंग्वेज या लेजिबल हैंडराइटिंग। देखिए हैंडराइटिंग ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस है हैंडराइटिंग का, लेकिन इतना भी नहीं है, ये ऑप्शन तो पहले कट गया। फ्लावरी लैंग्वेज नहीं चाहिए, सजावट भाई इतनी सजावट नहीं चाहिए लैंग्वेज में। आप क्या लिखने जा रहे हैं, एक अच्छा पैराग्राफ। करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, भाई पंक्चुएशन मार्क्स से ही आप लोग राइटिंग नहीं कर सकते। अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले तो आपको बेस बनाना पड़ेगा ना लिखने के लिए, और बेस किससे बनेगा, बेस बनेगा आइडिया से, ठीक है? उसके बाद उस आइडिया को आपने प्रेजेंट करना होगा, राइट? और कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब है कि जितने भी आपके आइडियाज है सबको समावेशित करके एक इस तरह से लिखना कि एक सीक्वेंस बन जाए, ठीक है? सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, आइडिया, प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस। इट इज, these are the elements what we required at the time of writing a paragraph, ठीक है गाइस? ओके, चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैव, जो बच्चे हैं वो भाषा को किस तरह से अच्छा सीख सकते हैं, राइट? ऑप्शन देखिए, अ गुड टेक्स्ट बुक, भाई अगर टेक्स्ट बुक से ही लैंग्वेज सीखना होता तो फिर तो सारे माँ बाप यही करते, बच्चों को भैया बुक दिलाए थे, घर पे बैठाते और आराम से बच्चों को लैंग्वेज सीखने देते। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऑब्वियसली थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोगों ने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, राइट? क्या एक प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर होता है जो कि बच्चे को सिखा सकता है? नहीं जी, वो भी नहीं हो सकता, राइट? इनहैबिशन, क्या आदत डालनी चाहिए बच्चे को लैंग्वेज की, ठीक है? अच्छा मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि आप कोई भी काम क्यों करते हो? आपने कोई भी काम करना है एक्स वाई जेड, आपने सपोज करो अगर खाना भी खाना है तो खाना क्यों खाएंगे आप लोग? खाना खाएंगे जब भूख लगेगी, है ना? और अगर मैं मुझे भूख लगी तो वो मुझे क्या मिला? वो मुझे मोटिवेशन मिला है गाइस। भूख लगना क्या है, एक तरह से मोटिवेशन। तो जब मुझे कोई मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं उसे क्या करूंगा, तभी मैं उस पर एक्ट करूंगा, तभी मैं उस पर काम करूंगा, है ना? अच्छा मोटिवेशन को आप स्टिमुलस भी बोलते हैं, स्टिमुलस आप लोगों ने पढ़ा होगा, एस और आर का कॉन्सेप्ट, अगर नहीं पढ़ा तो मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ठीक है? कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा, जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है वो लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, ठीक है? ऐप पे लेक्चर आ रहे हैं कॉन्सेप्ट वाले। एस मतलब स्टिमुलस और आर मतलब रिस्पॉन्स, कि अगर मुझे कोई मोटिवेशन या स्टिमुलस मिलेगा तो मैं उस पर रिस्पॉन्स दूंगा, है ना? तो ये रिस्पॉन्स क्या है? ये रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, ईटिंग हो सकता है, लर्निंग हो सकता है। अब अगर आपको भूख लगी तो वो आपका मोटिवेशन या स्टिमुलस हुआ, यानी कि एस हुआ, और आप उस पर रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं? अब उस पर रिस्पॉन्स ले रहे कि भैया आप खाना खाओगे, ठीक है? तो उसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? मोटिवेशन। बच्चे को एक मोटिवेशन चाहिए लर्निंग के लिए, ठीक है? तो जब उसको मोटिवेशन मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो किसी भी तरह की लर्निंग करेगा, बट यहां पर लैंग्वेज लर्निंग की बात करिए, दैट इज व्हाई हम लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? आप अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली आपको मोटिवेशन मिला हुआ है कि भैया एग्जाम आ गया सीटेट का तो मुझे अब स्टडी करनी है, दैट इज योर स्टिमुलस, गेटिंग? और उस स्टिमुलस के चलते आप लोग रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं? आप लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और एस और आर का कॉन्सेप्ट जरा अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन आते हैं यहां से, राइट? चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 which article of Indian Constitution gives English the status of associate ऑफिशियल लैंग्वेज? सबसे पहले तो इस बात को समझ लेना कि इंग्लिश हमारे यहां ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? इंग्लिश हमारे यहां क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और बच्चे गलत करके आते हैं इसको। सो इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है? लेकिन ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है भैया? अब देखो तीन क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। पहला क्वेश्चन तो बनता है आर्टिकल पूछ लेता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आप लोगों को पूछ लेगा कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल इंग्लिश क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज दे देगा,
ठीक है, नेटिव लैंग्वेज दे देगा या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज दे देगा। ठीक, तो यहां पर तो आंसर होगा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। ये आर्टिकल कब इंक्लूड करा गया था? 1963 में। ये भी ध्यान रखना कि जो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को या फिर लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशन हुआ था, वो कब हुआ था? इस एक्ट का प्रावधान, लैंग्वेज एक्ट कब आया था? इसको कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ईयर ध्यान रखना, ठीक है जी। चलो, आपको ऐसे ही पूछ लेगा कि भैया एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का एक एक्ट है, राइट, वो कब आया? तो आप लोगों ने ध्यान रखना 1963 यहां पर। चलिए अब मैं आर्टिकल पे बात कर लूं कि जब हम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की बात कर रहे हैं 1963 में, तो इसको इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था अंडर आर्टिकल 343। अंडर आर्टिकल 343 ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट, लैंग्वेज गेम्स आर इफेक्टिव इन लर्निंग लैंग्वेज। भाई जो लैंग्वेज गेम्स होते हैं वो इंग्लिश सीख या लैंग्वेज सीखने में कैसे सहायक होते हैं? देखिए, दे अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल्स, राइट। दूसरा ऑप्शन है एक्टिव स्टूडेंट्स विल पॉजिटिवली पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज, दे सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ टीचर, क्या ये एनर्जी और टाइम बचाएगा टीचर का। दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, भाई ये तो मुझे कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रहा, ठीक है। और टीचर की एनर्जी और टाइम का तो बचने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब एक्टिविटी होगी तो टाइम भी लगना है और एनर्जी भी लगनी है, ठीक है। एक्टिव स्टूडेंट्स विल पॉजिटिवली पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज, डेफिनेटली जब कोई गेम होगा या कुछ एक्टिविटी होगी तो बच्चा पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। तो जितनी भी इफेक्टिव लर्निंग की बात जब हम करते हैं लैंग्वेज गेम के थ्रू, तो ये क्यों हो पाता है? बिकॉज इनकी वजह से जो स्टूडेंट होता है वो प्रैक्टिस कर पाता है लैंग्वेज स्किल्स की, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं समझाना चाहूंगा। देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, आपने क्या करा, एक लैंग्वेज एक्टिविटी रख दी, एक गेम रख दिया, राइट। आपने बोलना है कि दो सेंटेंसेस दे दिए और हर बच्चे को बोला कि यही सेंटेंस आप क्या करो, पास बाय करो, यानी कि अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को उसको बुलवाओ। तो जब बच्चे ने वही दो सेंटेंस अगले बच्चे को बोले, उसने अगले बच्चे को बोले, तो इस तरह करते करते 20 बच्चों ने क्या करा, उस सेंटेंस को रिपीट करा। अब इससे क्या हुआ? इससे आपके दो स्किल्स पे काम हुआ, क्योंकि वर्बली बात कर रहे हैं ना। तो हमारे देखो लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं, एल, एस, आर और डब्ल्यू, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जब हम बात कर रहे हैं बच्चों की, तो जब आपने ये एक्टिविटी करवाई, आपके कौन से दो स्किल्स पे काम हुआ? भाई जिसने बोला उसके तो स्पीकिंग पर, और बाकी जो 19 बच्चे सुन रहे हैं उनके लिसनिंग पर, ठीक है। तो इस तरह जब भी आप कोई लैंग्वेज गेम खिलवाते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, वो प्रैक्टिस होता है लैंग्वेज स्किल्स का, ठीक है गाइस। चलिए, गुड, ओके। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्किल इज रिसेप्टिव, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्किल है जो रिसेप्टिव है। अब मेरे ख्याल से आपको यह बात नहीं पता होगी कि रिसेप्टिव क्या होता है, ठीक है। मैंने अभी बात करी है एल, एस, आर और डब्ल्यू, हमारे लैंग्वेज के 4 स्किल्स की। अब जरा बात समझो कि हम इन चारों स्किल्स को क्या समान तरह से यूज कर पाते हैं? जी नहीं, हम सारे स्किल्स को समान तरह से यूज नहीं करते, राइट। तो कैसे यूज करते हैं? एक ग्राफ के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि इनको हम कैसे यूज करते हैं। देखिए, स्किल समझना, या तो हमारे पास रिसेप्टिव स्किल्स होंगे या तो हमारे पास प्रोडक्टिव स्किल्स होंगे, ठीक है। मैंने दो स्किल्स दिए, या तो रिसेप्टिव स्किल्स होंगे या तो प्रोडक्टिव स्किल्स होंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, या तो हमारे पास ओरल स्किल्स होंगे या तो हमारे पास रिटन स्किल्स होंगे, ठीक है। कितने स्किल्स है भैया? 4, एल, एस, आर एंड डब्ल्यू, ठीक। रिसेप्टिव का मतलब है ऐसे दो स्किल जिसको हम रिसीव कर लें। आज देखो चारों है, एल, एस, आर, डब्ल्यू, इसमें से रिसीव क्या क्या करते हो आप? भाई सुनना रिसीविंग है ना,
या पढ़ना वो भी आप रिसीव कर रहे हो ना, ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल कौन से हैं, जिन्हें आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो जब आप बोलते हैं ये आपका प्रोडक्शन है, आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हो। जब आप लिखते हो ये भी क्या है, प्रोडक्शन हुआ ना आपका, आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो आपने देखा रिसेप्टिव स्किल ऐसे स्किल्स है जिसे हम रिसीव कर रहे हैं, और प्रोडक्टिव स्किल्स ऐसे स्किल्स है जिसे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब और चीज यहां समझ लेना कि ओरल स्किल्स कौन से हो गए, जिनको हम मतलब ओरली यूज करते हैं। तो कौन कौन से, लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों ओरल स्किल्स हो गए ना भैया, है ना। और अगर मैं बात कर रहा हूं रिटर्न की, रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग कैसे स्किल्स हो गए, ये रिटर्न स्किल्स हो गए। रीडिंग एंड राइटिंग कैसे स्किल्स हो गए, ये रिटर्न स्किल्स हो गए। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, आप लोगों को पूछेगा ओरल स्किल्स। तो ओरल में कौन कौन सा हो गया, चलो इसको ऐसे समझ लेते हैं। आपसे पूछा कि ओरल रिसेप्टिव स्किल, यानी कि जो ओरल में है लेकिन रिसीव किया जा सकता है, कौन सा स्किल्स हुआ, लिसनिंग। एग्जामिनर ने पूछा ओरल प्रोडक्टिव, ओरल ही है लेकिन प्रोड्यूस किया जा सकता है, कौन सा होगा, स्पीकिंग, ठीक है। अब अगर ओरल स्किल्स की बात करी जाए तो एलओएस यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग, राइट। उसी तरह से रिटर्न स्किल्स की बात कर रहे हैं, रिटर्न स्किल जिसको रिसीव कर रहे हैं कौन सा होगा, रीडिंग। रिटर्न स्किल जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं कौन सा होगा, राइटिंग, ठीक है। तो यानी कि अब इस ग्राफ को देखना, आपके कितने क्वेश्चन बने। एग्जाम ने पूछा ओरल रिसेप्टिव लिसनिंग, ओरल प्रोडक्टिव स्पीकिंग, रिटर्न रिसेप्टिव रीडिंग, रिटर्न प्रोडक्टिव राइटिंग। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया खाली रिसेप्टिव स्किल्स तो एल और आर, अगर पूछ लिया प्रोडक्टिव स्किल तो एस और डब्ल्यू, अगर एग्जामिनर ने पूछा भैया ओरल स्किल्स तो एलएस यानी कि लिसनिंग स्पीकिंग, और रिटर्न पूछा तो आर और डब्ल्यू यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग। तो आप लोगों ने समझा कि स्किल्स को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो वी हैव डिफरेंट वेज टू फाइंड आउट द स्किल्स। तो अब मुझे यहां पे आप लोग बताइए कि इसने पूछा है कि रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन से हैं, ऑप्शन देखिए। चलिए, पहला है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं भाई। तो लिसनिंग सुनना, ठीक है, ये ओरल फॉर्म में है, स्पीकिंग भी मेरा ओरल फॉर्म में है, लेकिन दोनों रिसेप्टिव तो नहीं है ना, तो ये तो मेरा गलत हो गया। चलिए, लिसनिंग एंड रीडिंग। अब लिसनिंग को भी आप रिसीव करते हैं और रीडिंग को भी आप रिसीव करते हैं, क्यों, क्योंकि रिसेप्टिव ही तो पूछा है, तो सेकंड आंसर मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूं थर्ड की, रीडिंग एंड राइटिंग, अब रीडिंग मेरा, आप बताओ, बता सकते हो रीडिंग एंड राइटिंग कैसे स्किल्स हो गए। रीडिंग को तो हम रिसीव कर रहे हैं, राइटिंग को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रिसेप्टिव है एक प्रोडक्टिव है, लेकिन दोनों किस फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में, यानी कि रिटर्न स्किल्स हो गए, ठीक। राइटिंग एंड स्पीकिंग, अब राइटिंग मेरा प्रोडक्टिव है, स्पीकिंग भी मेरा प्रोडक्टिव है, ठीक। तो यानी कि या तो मैं इनको प्रोडक्टिव स्किल्स लगा सकता हूं। अभी डन। तो मेरे ख्याल से इस ग्राफ से आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्किल्स को कैसे आप लोगों ने सेग्रीगेट करना है इन डिफरेंट सेक्शन, राइट गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट लैंग्वेज, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लैंग्वेज के लिए सही है। पहली कहता है ऑल लैंग्वेज यूज एसेंशियल द सेम नंबर ऑफ साउंड, क्या सारी लैंग्वेज में साउंड के सेम नंबर है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को बता दूं इंग्लिश में 44 साउंड है, ठीक है। हिंदी हिंदी में मेरे ख्याल से 52 के आसपास हमारी वर्णमाला होती है, ठीक है। चाइनीज मैंडरिन की बात करें तो 555 के आसपास साउंड है, ठीक है। सो हर भाषा का अलग साउंड पैटर्न होता है। नेक्स्ट है ऑल नेटिव स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर इन स्कूल, क्या सारे जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो स्कूल के अंदर ही रूल्स सीखते हैं ग्रामर के, जी नहीं, ये भी गलत है। अगर नेटिव स्पीकर है तो डेफिनेटली जरूरी तो नहीं कि उस लैंग्वेज को सीखने के लिए वो स्कूल ही गया हो, बाहर भी सीखा जा सकता है। While the different language may use different phonemes, they all essentials share the same syntax. देखिए, while the different language may use different phonemes, they all essentials share the same syntax. कैसा है, बताइए फटाफट से। गाइस ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, राइट, तो मैं इसको छोड़ूंगा एक्चुअली।
क्योंकि यहाँ पे इसने दिया गया द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के बारे में कौन सी, तो मेरे ख्याल से ट्रू इसमें से कोई भी नहीं है, और चौथा ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज है, सो दिस इज अ रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअली, तो उसको छोड़ते, नेक्स्ट लेते हैं। द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, ध्यान से देखना, द टीचिंग ऑफ रीडिंग यानी कि आप क्या सिखा रहे हो, आप पढ़ना सिखा रहे हो, बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, विद साउंड, दिस इज डैश मेथड, कौन सा मेथड यहां पर यूज होगा, आप किसको, कैरेक्टर्स को एसोसिएट करके साउंड से तब पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब देखो, जब मैं कैरेक्टर्स की बात करता हूं, यहां पे जरा समझ लीजिए, मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज में दो फॉर्म होते हैं, एक होता है मॉर्फोलॉजी और एक होता है फोनोलॉजी। एक होता है फोनोलॉजी, ठीक है गाइस, ये राइटिंग के लिए काम करता है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा ए बी सी डी एटसेट्रा, ये जो एक सिंबल है इसको मॉर्फेम कहा जाता है, ठीक है, कैरेक्टर है ना ये, क्या हुआ, एक कैरेक्टर ही तो है, ठीक है, इनको मिला के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स बन जाएगा, राइट। लेकिन अब बात कर रहे हैं किसकी, अगर इसको साउंड के थ्रू बात करी जाए, साउंड के थ्रू बात करी जाए तो आपने कुछ इस तरह से देखा होगा एग्जांपल, जैसे सपोज करिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, कैट, ये मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, आपने देखा होगा कि कैट को जब आप डिक्शनरी में फाइंड आउट करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा मिलेगा, कैट, राइट। आप लोग को बता दूं कि ये भी कुछ कैरेक्टर्स है और ये भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं आपके किसके अकॉर्डिंग, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, और ये कैरेक्टर्स है किसके अकॉर्डिंग, फोनोलॉजी, तो इसने सीधा बोला है द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि किसको जोड़कर, कैरेक्टर्स को जोड़कर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को जोड़कर विद साउंड, साउंड बोला इसने, साउंड है तो फोनोलॉजी पे आ जाइए, इज डैश मेथड, कौन सा मेथड है, मॉर्फेमिक, डायरेक्ट, फोनिक या होल लैंग्वेज, तो आंसर होगा फोनिक, फोनोलॉजी से रिलेट करता है फोनिक, ध्यान में रखना, क्यों, क्योंकि इसने यहां पर साउंड रिप्लाई किया है। अभी डन गाइस, चलिए आगे देखते हैं। द बेस्ट टाइम टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज इज इन, जो सबसे अच्छा टाइम होता है सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने का, वो कौन सा समय है, सबसे इंपॉर्टेंट और सॉरी सबसे इजी क्वेश्चन है, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में सबसे आसान होता है सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करना, ठीक है। अगर अर्ली चाइल्ड, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आप लोग के लिए मुश्किल होगा किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करना, तो सब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड, जूनियर स्कूल नहीं होगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं होगा, पिडगिन भी यहां पर नहीं होगा। पिडगिन क्या होता है, देखिए जब पिडगिन की बात करते हैं तो टू लैंग्वेजेस से मिलकर जब कोई न्यू वर्ड में निकलता है तो उसको पिडगिन कहते हैं, ध्यान में रखना यहां पर, ठीक है, राइट गाइस। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कुछ क्वेश्चंस को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सीटेट के, आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, राइट। और जिन बच्चों ने कोर्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पर मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, आप लोगों को ये देखना होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के हैं या मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन दूंगा, हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, कंटेंट के साथ चाहिए, तो आप लोग दिए हुए नंबर पे जो कि स्टार्टिंग में है वीडियो के, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड करिए, राइट। ऐप पे पूरा कोर्स अभी चला हुआ है सीटेट का, आपको सारे डिफरेंट सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जो भी फी वगैरह है वो आप वहां पर बात कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच गाइस।